Today I have came up with another topic of company law, and that topic is Memorandum of Association. तो अब तक हमने बात की थी कि कंपनी की फॉर्मेशन के लिए हमें बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना कंपलसरी होता है, और वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एज पर लॉ रिक्वायर्ड होते हैं. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उनमें से एक डॉक्यूमेंट है. तो अब इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर अप ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. So let's get started. So firstly we are going to cover up the meaning of memorandum of association. Basically हम memorandum of association को MOA से भी represent करते हैं. So let's have a look. So memorandum of association क्या होता है? Basically ये एक legal document होता है. Law की तरफ से इसकी requirement होती है. Law में ये रिक्वायर्ड होता है और एज एन एविडेंस भी हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. वी ऑल नो कि कंपनी को फॉर्म करने के लिए और रजिस्टर कराने के लिए इसको फॉर्म किया जाता है, इसको बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है ताकि कंपनी का रिलेशनशिप उसके शेयर होल्डर्स से डिफाइन हो सके. तो बेसिकली ये जो है इसलिए ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर कराया जाता है. द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज असेसिबल टू पब्लिक. पब्लिक उसे कभी भी असेस कर सकती है, कभी भी अप्रोच कर सकती है. और बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शो क्या करता है, डिस्क्राइब क्या करता है, बेसिकली कंपनी के बारे में चीजें बताता है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का बेसिकली फिजिकल एड्रेस क्या है, उसके रजिस्टर ऑफिस का, उसके शेयर होल्डर्स के नेम्स क्या क्या है, शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कितनी ऑथराइज कैपिटल है, कितनी रजिस्टर्ड कैपिटल है, कितनी हमने शेयर से इशू की हुई है, एंड सो ऑन. तो बेसिकली इन चीज़ों के ना क्लॉजेज होते हैं. तो वो क्लॉजेज भी वी आर गोइंग टू कवर अप वन बाय वन इन दिस वीडियो ओनली. तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं. मतलब एज जैसे हमारे लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सिमिलरली इसके लिए कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूशन का काम करते हैं कि उसकी लॉज वगैरह, उसके रूल्स वगैरह, क्या काम कंपनी कर सकती है, क्या काम कंपनी नहीं कर सकती. तो ये सब चीज़ें जो है हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ही पता चलती है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो अप्लाइड यूएस में अप्लाई नहीं होता, बट यूरोपियन कंट्रीज में जैसे कि इंडिया है, यूके है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, इन सब कंट्रीज में, एशियन यूरोपियन कंट्रीज में इनकी रिक्वायरमेंट होती है. बेसिकली लीगल रिक्वायरमेंट मानी जाती है. यूएस जैसी कंट्री में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना इज नॉट दैट कंपल्सरी जैसा कि हमारी कंट्रीज में होता है. Now we are going to cover up the features. So we are having कि memorandum of association is a basic charter on which the company is based. Basic laws या rules या regulations होते हैं जिस पे हमारी प्रॉपर कंपनी बेस्ड होती है, और बेसिकली ये मैंडेटरी भी होते हैं बनाने. मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बट लॉ की तरफ से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंपल्सरी टू बी फॉर्म्ड, राइट. तो इसे हम अपनी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी कंपनी से रिलेटेड सारी वर्किंग्स मेंशन होती है कि कंपनी का क्या क्या काम है, कंपनी किस तरह से काम करेगी, और कंपनी की क्या क्या बेसिकली बाउंड्रीज हैं. तो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है बिकॉज इट डिफाइंस इट्स लिमिटेशंस कि कहाँ तक की बाउंड्री है कंपनी की काम करने की. वो सब चीज़ें जो हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है, और उसकी एक्टिविटीज का स्फेयर कि कितने एरिया तक जो है कंपनी ऑपरेट कर सकती है. उस स्फेयर के बाहर अगर कंपनी कोई भी एक्टिविटी करती है तो वो इलीगल मानी जाएगी. लीगल ग्राउंड्स पे वहां पे हमें पेनल्टी लग सकती है, इवन इफ द एक्टिविटी इज लीगल, राइट. और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को वी कैन नॉट अल्टर अनलेस अंटिल जो भी प्रोविजंस या कंडीशंस लेड डाउन हैं अगर हम वो फुलफिल नहीं करते हैं, या कुछ सर्कमस्टांसेस डिफाइंड है हमारे को कंपनीज एक्ट से, उन सर्कमस्टांसेस में ही हम इसको चेंज कर सकते हैं. वैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को वी कांट चेंज, वी कैन नॉट अल्टर दैट. और बेसिकली
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है कंपनी की एक्टिविटीज का स्कोप, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है या कंपनी के पास क्या क्या पावर्स हैं। और अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो कंपनी की स्कोप से बाहर की है, कंपनी की रेंज की, कंपनी की लिमिटेशन की बाहर की एक्टिविटी है, तो उन चीजों को वी डिफाइन एज अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स मीन्स द थिंग इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी की बाउंड्री से बाहर की चीजें हैं। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक जर्नल पब्लिक कभी भी मेमोरेंडम को असेस कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है, जो भी उस कंपनी से बेसिकली डील करना चाहे वही। और कंपनी का रिलेशन जो है आउटसाइड पार्टीज से या उसके शेयर होल्डर से भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन कराता है। सो दीज आर द फीचर्स, लेट्स मूव टू फर्दर थिंग्स। So now we are having the importance कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जरूरी क्यों होता है। So this is our importance. तो इट इज अ फंडामेंटल और बेसिक, वी कैन से कि बेसिक डॉक्यूमेंट है, बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है, एंड इट इज वेरी मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट। एंड देन वी हैव इज इट इज एन अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वी डू नॉट मेक चेंजेस, हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर नहीं कर सकते। बट आज के बिजनेस सिनारियो को अगर देखा जाए तो जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है ग्रोथ स्टेज में है या बहुत सारी चीज़ें एडवांसमेंट में है, तो कुछ कंडीशंस में, कुछ सर्कमस्टांसेस में जो ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, उनके बेसिस पे वी कैन मेक द चेंजेस टू आर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट। एंड इट डिफाइंस द लिमिटेशंस ऑफ द कंपनी, कि एक बाउंड्री सेट कर देती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाहर कंपनी काम नहीं करेगी। कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं, जो वर्किंग है, जो बिजनेस एक्टिविटी है, वो एक लिमिटेड एरिया में बता दी जाती है, उस लिमिट को डिफाइन कर देता है मेमोरेंडम। उसके बाद वी कैन नॉट वर्क, अगर ऐसा कुछ काम होता है तो वो लॉ के अगेंस्ट जाकर होता है। देन फॉर्म्स रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड शेयर होल्डर्स। मेमोरेंडम जो है वो कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स के बीच में एक रिलेशनशिप सेटअप कर पाता है, बिकॉज क्योंकि कंपनी के लिए एक गाइडलाइन हो जाती है कि कंपनी ऐसा ऐसा काम करेगी, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो आउटसाइड पार्टी को या शेयर होल्डर्स को हेल्प करती है कंपनी में, कंपनी पे रिलायबल होने के लिए, कंपनी पे ट्रस्ट करने के लिए। सो इस तरीके से जो है मेमोरेंडम कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में रिलेशनशिप फॉर्म करता है। देन इट कंटेन्स क्लॉजेस दैट गिव इम्पोर्टेंस अबाउट कंपनी, कि इसके अंदर क्लॉजेस होते हैं, वी डू हैव 5 to 6 क्लॉजेस, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट आल्सो। तो उन क्लॉजेस के अंडर, उनके सब हेड्स में हमारे पास हमारी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, वो कवर की जाती है उस मेमोरेंडम में। सो दैट्स व्हाई इट इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर अ कंपनी, क्योंकि अल्टीमेटली वो शेयर होल्डर्स को, जनरल पब्लिक को बेनिफिट करेगा ही करेगा। Now we just move to the further thing. Here we are having the subject matter. जो अभी हम clauses की बात कर रहे थे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ clauses हैं, तो वो clauses जो हैं हम इस स्लाइड के अंदर या अपकमिंग 2-3 स्लाइड्स के अंदर कंप्लीटली कवर अप करेंगे। हमारे पास जो सब्जेक्ट मैटर है, बेसिकली हमारे पास ये 6 क्लॉजेज हैं, इसे हम सब्जेक्ट मैटर भी कह सकते हैं, क्लॉजेज भी कह सकते हैं। नेम क्लॉज, जो नेम से रिलेटेड होगा, कंपनी के नेम से रिलेटेड होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड होगा, बेसिकली उसका लोकेशन ही बताएगा। देन ऑब्जेक्ट क्लॉज, की कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है इस्टेब्लिश होने का, कंपनी किस ऑब्जेक्टिव से या किस मिशन या विजन से इस्टेब्लिश की गई है। देन कंपनी का कैपिटल क्लॉज, की कंपनी की कितनी कैपिटल है, कहाँ से रेज हुई, कैसे रेज हुई, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्या शेयर का अमाउंट, एंड सो ऑन थिंग्स। देन लायबिलिटी क्लॉज, की कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी की देनदारी कैसी है, इन द सेंस कि उनको कितना पैसा जो है बाहर आउटसाइडर्स को पे करना है। देन एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, तो इस क्लॉज में वी आर गोइंग टू कवर अप
कि सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया है। इस क्लॉज के अंडर बेसिकली हम उन सब लोगों को इंक्लूड करते हैं जो कि सब्सक्राइब कर रहे हैं कैपिटल को, कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो क्लॉज जो है, उन सब चीज़ों की जो इंफॉर्मेशन है वो इस क्लॉज के अंडर हम लोग कवर करते हैं। So now we are going to cover up each and every clause one by one in detail. So सबसे पहले we are having the name clause. Name clause basically कंपनी के नाम से रिलेटेड होता है। तो इस क्लॉज में कंपनी का प्रपोज्ड नेम ही लिखा जाता है। तो वो नेम बेसिकली जो है कॉर्पोरेट नेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही आइडेंटिफिकेशन नहीं होती कंपनी की, सिर्फ कंपनी की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, उसके अलावा वो इंडिविजुअल का स्टेटस भी रिवील करता है। बेसिकली कंपनी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है फॉर द सिलेक्शन ऑफ कंपनीज नेम, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने श्योर की हुई है कि नाम ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इट मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। नाम जो है वो लिमिटेड से होना चाहिए। अगर पब्लिक कंपनी है तो खाली लिमिटेड, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड शुड बी मेंशन। और किसी भी पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनी से नाम मैच नहीं होना चाहिए, हमेशा न्यू नेम होना चाहिए कि हमें उसको मतलब एक ही नाम की दो कंपनीज के लिए रजिस्ट्रार जो हैं वो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। Then it can allude to the new company doing the business of an existing company. पुरानी कंपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके बिजनेस को उसको एल्यूड नहीं कर सकती है, बेसिकली उसके नाम को खराब नहीं कर सकती, या बेसिकली उसका नाम नहीं लिया जा सकता ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी का। देन इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग इन एनी वे, किसी भी तरीके से वो मिसलीडिंग नहीं हो कि कंपनी किसी और चीज़ की हो, नाम कुछ और रखा हो किसी और प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो इस तरह से मिसलीडिंग नाम भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ऐसा भी कोई नाम नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट जो है वो अलाउ ना करे, गवर्नमेंट की प्रोविजंस के अगेंस्ट हो, या ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए जो लोगों के लिए या लोगों की रिलीजियस बिलीव्स को अफेक्ट करे। प्लस नेशनल एम्बलम का यूज नहीं होना चाहिए, जो भी नेशनल डिग्निटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, नेशन की जो डिग्निटी है या नेशन के लिए जो भी मतलब नेम्स हैं नेशन के रिगार्डिंग, वो सब भी जो हैं वो यूज नहीं होने चाहिए। देन वी आर हैविंग इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो बेसिकली इस क्लॉज के अंडर जो है हमारी जो कंपनी है उसके हेड ऑफिस का, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का लोकेशन और जगह का नाम यही सब मेंशन होता है। सो इट लिस्ट द नेम ऑफ द स्टेट वेयर द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज फिजिकली लोकेटेड। क्या जोग्राफिकल लोकेशन है उस कंपनी के ऑफिस की, रजिस्टर्ड ऑफिस की, वो मेंशन होती है इस क्लॉज में। तो रजिस्टर्ड ऑफिस की जो फिजिकल लोकेशन है वो डिफाइन करती है, बेसिकली क्यों लिखनी चाहिए वो ये चीज डिफाइन करती है कि which jurisdiction the registrar of companies and which court company would fall under, कि किस कोर्ट के अंडर या किस रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंडर जो है वो कंपनी आएगी, उसके मतलब जो भी रीजन सिलेक्ट किया जाता है उसके अंडर जो भी वहाँ का जो भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है उसके अंडर या वहाँ के कोर्ट के अंडर ही हम अपनी चीज़ों को रजिस्टर कराते हैं। इट ऑल्सो कन्फर्म्स द कंपनीज नेशनैलिटी, और बेसिकली हमें अगर कंपनी के हेड ऑफिस का पता चलेगा तो हमें नेशन का भी पता चलेगा कि वो कंपनी जो है वो इंडिया में सेटअप होने के लिए प्लान कर रही है या वो आउट ऑफ इंडिया है, एंड दिस थिंग ऑल्सो। तो रजिस्टर्ड ऑफिस का फुल एड्रेस जो है वो कंपनी के रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करना पड़ता है टू सिंप्लीफाई फर्दर कम्युनिकेशन, की ताकि उसके बाद की जो प्रोसीजर है वो बहुत स्मूथली काम चल सके। So the very first we are having is association clause। तो association clause को हम subscription clause भी कहते हैं, हमने पहले वाली स्लाइड्स में कवर किया। तो association clause में हम उन चीज़ों को राइट ऑफ करते हैं, राइट डाउन करते हैं बेसिकली उन लोगों को जो कंपनी का सब्सक्राइबर बनने के लिए रेडी हो जाते हैं या जो कंपनी के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। तो बेसिकली इन जो भी पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करना पड़ता है।
तो एसोसिएशन क्लॉज एक्सप्लेन्स दैट एनी इंडिविजुअल साइनिंग द बॉटम ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, की जो भी इंडिविजुअल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लास्ट में साइन करेगा, सिग्नेटरी बनेगा, सब्सक्राइबर बनेगा, उसको यहाँ पे रजिस्टर्ड मतलब इस क्लॉज के अंडर उसको मेंशन करना पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो बेसिकली अगर एक कंपनी पब्लिक कंपनी है तो वो एटलीस्ट 7 मेंबर से साइन होना चाहिए, और अगर वही कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है तो एटलीस्ट देयर शुड बी 2 मेंबर्स और 2 सिग्नेटरीज, राइट। और ये सिग्नेचर्स जो हैं दे शुड बी अफर्म्ड बाय द विटनेसेस, मतलब ये सिग्नेचर्स जो हैं वो ऐसे नहीं होंगे, कोई थर्ड पार्टी होगी जो उन सिग्नेचर्स को विटनेस करेगी, चेकआउट करेगी कि जिनके सिग्नेचर्स है वो विलिंगली सिग्नेचर्स करके गए, प्लस वो एक्चुअल में कोई ना कोई आइडेंटिटी है। एक सब्सक्राइबर या एक सिग्नेटरी दूसरे का विटनेस नहीं हो सकता, बट सारे सिग्नेटरीज या सारे सब्सक्राइबर्स का एक इकलौता विटनेस हो सकता है, और सारे सब्सक्राइबर्स और जितने भी विटनेसेस होंगे एटलीस्ट वन शुड बी देयर, मोर देन वन कैन ऑल्सो बी देयर। तो इन सब के भी ऑक्यूपेशंस और उनके रेजिडेंसी एड्रेसेस को भी रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराना पड़ता है। देन वी आर हैविंग द ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज यानी इसमें हम वो चीज मेंशन करते हैं कि कंपनी बेसिकली हमने किस ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म की है, क्या क्या वर्क है या क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी के जिनके लिए कंपनी काम करेगी जैसे ही हम उसे इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो बेसिकली जो है और क्या क्या इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि अचीव करने जरूरी हैं ताकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए। मतलब एक मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी बताती है और प्लस उसके साथ जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स एसोसिएटेड होते हैं या उसके पाथवे के होते हैं वो सब भी कंपनी इसी क्लॉज में डिफाइन करती है। और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आरंट इंक्लूडेड इन द मेन ऑब्जेक्ट्स और इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स, और ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स जो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे, जो ऑलरेडी डिफाइंड कैटेगरीज हैं कि मेन ऑब्जेक्ट या इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स, उसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो भी कंपनी को डिफाइन करने पड़ते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इलीगल नहीं होने चाहिए, लॉ की नज़रों में बिल्कुल सही होने चाहिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, कंट्री के जनरल रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, कंट्री के लॉ के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। तो ये सब चीजें जो है ऑब्जेक्टिव क्लॉज के अंदर ध्यान रखी जाती है। देन वी आर हैविंग इज लायबिलिटी क्लॉज। तो लायबिलिटी क्लॉज वो क्लॉज होता है जो एक्सप्लेन करता है या जो बताता है कि जो कंपनी के मेंबर हैं उनकी क्या लायबिलिटी रहेगी या वो किस तरह की लायबिलिटी फेस करेंगे, किस तरह की लायबिलिटी को वो लोग देखेंगे, राइट। तो इफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर फेसेस कैन बी नो मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। कि अगर लिमिटेड बाय शेयर्स का केस है तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं या जो शेयर्स की फेस वैल्यू है बेसिकली उतने तक की ही मेंबर्स की लायबिलिटी होती है, उससे ज़्यादा मेंबर्स की लायबिलिटी नहीं होती। और अगर यही गारंटी का केस हो तो जितनी की लायबिलिटी गारंटी की हुई है उतना ही पे ऑफ करना पड़ता है। और अगर ये अनलिमिटेड कंपनी का केस होगा तो दिस पर्टिकुलर क्लॉज वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कि जब लायबिलिटी का लिमिट ही नहीं है तो लायबिलिटी क्लॉज का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा मेमोरेंडम में। देन वी आर हैविंग इज कैपिटल क्लॉज। तो कैपिटल क्लॉज बेसिकली ये डिफाइन करेगा या इस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि हमारी कंपनी की टोटल कैपिटल क्या है जो एक कंपनी के पास है। और दिस अमाउंट इज कॉल्ड कंपनीज ऑथराइज्ड कैपिटल। जो हमारी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल होती है उसे हम कैपिटल क्लॉज में मेंशन करते हैं। कंपनीज जो हैं वो परमिट नहीं होती है, उनको लॉ जो है वो अलाउ नहीं करता कि जितनी उन्होंने ऑथराइज कैपिटल बताई है उससे ज़्यादा वो रेज नहीं कर सकते। से एक कंपनी ने अगर 20 lakhs अपनी कैपिटल बताई है तो उससे ज़्यादा कैपिटल कंपनी रेज नहीं कर सकती। और इवन इफ कंपनी डूज द सेम थिंग सो इट इज आउट ऑफ द लीगल बाउंड्रीज। तो कंपनी को उसके लिए लीगल केसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं।
The way the capital is divided into equity share, preference share needs also to be listed कि हमने कितने preference का amount रखा है, कितना equity का रखा है, वो भी चीज़ mention करनी पड़ेगी. प्लस हमारे जो number of shares हैं equity में कितने गए, preference में कितने गए, और प्लस उनकी क्या क्या value है, ये सब चीज़ें भी capital clause में mentioned होती हैं. तो अभी तक हमने बात की कि हमारी जो क्लॉजेज हैं या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें हम वैसे चेंज नहीं ला सकते, बट किन्हीं स्पेशल केसेस में वी कैन चेंज और वी कैन ऑल्टर देम. तो बेसिकली वी आर हैविंग द प्रोसेस कि किस तरीके से हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं या उनमें चेंजेस ला सकते हैं. तो हमारे पास प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं हम उन्हें नोटिस भिजवाते हैं कि इस दिन की मीटिंग है और हमें एक पर्टिकुलर डिसीजन पे काम करना है. तो उसके बाद मीटिंग हेल्ड की जाती है और उसके बाद मीटिंग में जो है ये चीज़ डिस्कस की जाती है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमें ये जो है चेंज लाना है. जो भी प्रपोज चेंज होता है, किसी भी क्लॉज से रिलेटेड चेंज होता है, वो रखा जाता है और उसके बाद अगले स्टेप पे मूव किया जाता है. तो अगले स्टेप में जो है जर्नल मीटिंग का नोटिस दिया जाता है कि जो नॉर्मल जर्नल मीटिंग होती है उसके अलावा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग रखाने के लिए कि ताकि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जा सके. और उसके बाद वो जर्नल मीटिंग हेल्ड आउट की जाती है और उसमें अगर डिसीजन फाइनल हो जाता है कि हम मेमोरेंडम में चेंजेस ला सकते हैं तो हम अपनी एप्लीकेशन को अपनी कंपनी के रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराते हैं. जो भी उसकी रिक्वायर्ड फीस होती है और जो भी चेंजेस होते हैं और जो भी सिलेक्टेड फॉर्म होता है कि कौन सी एप्लीकेशन फॉर्म जानी है, वो सब चीज़ें भी जस्ट फाइल दैट एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज. नाउ वी आर हैविंग द ऑल्ट्रेशन इन द क्लॉजेस कि हम अपने क्लॉजेस में ऑल्ट्रेशन कितनी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और किन किन चीज़ों की कर सकते हैं बेसिकली. तो सबसे पहले नेम क्लॉज में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं. हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट करके या गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेके हम चेंजेस कर सकते हैं. ये बेसिकली दो तरीके हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके या गवर्नमेंट से परमिशन लेके हम अपना नाम चेंज कर सकते हैं, या बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन इन नेचर कि कंपनी जो है एक ऐसे सपोज कंपनी एक ऐसे नेम के साथ रजिस्टर हो चुकी है जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंपनी से सिमिलर था और अब उस चीज़ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कंपनी की सेल डाउन जा रही है या कुछ भी हो सकता है. तो उस केस में जो है हम उस चीज़ को रेक्टिफाई कराने के लिए वी कैन ऑप्ट फॉर द अल्ट्रेशन इन नेम क्लॉज. देन इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसमें बेसिकली अगर कब चेंजेस लाए जा सकते हैं, इसमें बेसिकली कब चेंजेस लाए जा सकते हैं जब हम विद इन द सेम सिटी शिफ्ट कर रहे हो तो एड्रेस चेंज होगा. बेसिकली किसी भी तरीके से एड्रेस चेंज हो रहा हो, अगर स्टेट सिटी टू सिटी ट्रांसफर हो रहा है, चेंज हो रहा है तो भी, और अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं तो उस केस में भी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में चेंजेस आएंगे. देन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज में बेसिकली अंडर सेक्शन 10 स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को वी कैन ऑल्टर. और कंपनी का ये जो सेक्शन है इट प्रोवाइड्स दैट एनी कंपनी that wishes to alter object clause must pass a special resolution and get it approved by the registrar of the company. जैसे ही registrar approve कर देगा within 30 days of passing that resolution कंपनी का जो object clause है उसमें changes लाने पड़ते हैं और उसके लिए कंपनी को जो है फॉर्म MGT14 जो है रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है. और जब तक रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करता टू चेंज और टू मेक द चेंजेस इन ऑब्जेक्ट क्लॉज तब तक कंपनी जो है किसी भी तरीके से ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस नहीं बना सकती. देन वी आर हैविंग इज लाइबिलिटी क्लॉज. तो लाइबिलिटी क्लॉज में बेसिकली हम किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, सेम है जो अभी तक हम प्रोसीजर पढ़ के आए कि विद इन 30 डेज एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के 30 दिन के अंदर अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं और हमें जो है MGT14 फॉर्म डिपॉजिट कराना पड़ता है. एंड इन कैपिटल क्लॉज हम जो चेंजेस हैं, जो ऑल्ट्रेशन है उस केस में लाएंगे
जब हमें शेयर कैपिटल में इंक्रीज करना हो, किसी भी तरह की नीड हो कैपिटल को बढ़ाने की, तो उस केस में वी मेक चेंजेस इन कैपिटल क्लॉज। या शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना हो, ज़्यादा हमने पहले रजिस्टर करा ली हो, ऑथराइज करा ली हो, और उसके बाद वी थॉट ऑफ रिड्यूसिंग दैट, तो शेयर कैपिटल के लेवल में अगर हमें चेंजेस देने होंगे, सो उस केस में भी हम कैपिटल क्लॉज में चेंजेस लाते हैं। एंड देन सब्सक्रिप्शन क्लॉज, तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज को हम कंपनी की लाइफ, थ्रू आउट द कंपनीज लाइफ वी कैन नॉट ऑल्टर दैट, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। So that's it from my side. I hope you understood it well. And if you guys have any query, any doubt, you can let us know in the comment section below. And we'll definitely try to respond your query as soon as possible. And I'll be coming up with more such videos. Till then, stay connected. Good luck.